सोचिए, एक ऐसा देश जहां कभी गरीबी, भुखमरी और राजनीतिक अस्थिरता आम बात थी, लेकिन कुछ ही दशकों में वही देश कपड़ा उद्योग में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया। सड़कों पर नई नई गाड़ियां दौड़ने लगीं, बिजली गांव गांव तक पहुंच गई और बड़े बड़े पुल नदियों को जोड़ने लगे। यहां तक कि लोग इसे साउथ एशिया का अगला टाइगर कहने लगे। लेकिन इसी देश में विपक्ष की आवाज को कुचल दिया गया, प्रेस की आजादी का गला घोंट दिया गया और नागरिकों को डर के साये में जीने पर मजबूर कर दिया गया। सवाल ये है, क्या विकास लोकतंत्र की कीमत पर भी स्वीकार्य है? ये कहानी है बांग्लादेश की और उसकी सबसे ताकतवर नेता शेख हसीना की, जिनका शासन लगभग 1.5 दशक तक चला और जिनके कार्यकाल ने देश को दो अलग अलग चेहरों के साथ दुनिया के सामने पेश किया, एक चमकदार और एक अंधकारमय। शेख हसीना का राजनीतिक करियर किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। वह बांग्लादेश के संस्थापक और पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। 15 अगस्त 1975 की सुबह एक सैन्य तख्ता पलट में उनके पिता, मां, भाई बहनों सहित पूरे परिवार की हत्या कर दी गई। उस समय हसीना और उनकी बहन विदेश में थीं, इसलिए बच गईं। इस घटना ने उनके जीवन और राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। कई साल निर्वासन में बिताने के बाद 1981 में उन्होंने बांग्लादेश लौटकर अवामी लीग का नेतृत्व संभाला। यह आसान सफर नहीं था। 1980 और 90 के दशक में बांग्लादेश की राजनीति बेहद हिंसक थी। सड़क पर प्रदर्शन, पुलिस लाठीचार्ज और राजनीतिक हत्याएं आम बात थीं। 1996 में हसीना पहली बार प्रधानमंत्री बनी, लेकिन 2001 में सत्ता खो दी। अगले 7 साल उन्होंने विपक्ष में बिताए, जहां उन्होंने खुद को जनता की नेता के रूप में स्थापित किया। 2008 के चुनाव में उन्होंने भारी बहुमत से वापसी की और 2009 से 2024 तक लगातार सत्ता में बनी रहीं। 4 कार्यकाल, जो बांग्लादेश के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री के लिए रिकॉर्ड है। लेकिन सत्ता में वापसी के साथ ही उनकी राजनीतिक शैली बदल गई। जहां शुरुआती कार्यकाल में वह सुधारवादी नेता दिखती थीं, वहीं बाद के सालों में उनकी छवि एक अत्यधिक केंद्रीकृत और विरोध को सहन न करने वाली नेता की बन गई। शेख हसीना के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी रहे बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, और उनकी नेता खालिदा जिया। दोनों के बीच दुश्मनी सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं थी, बल्कि निजी और ऐतिहासिक भी थी। 2010 के बाद से बीएनपी पर अभूतपूर्व दबाव डाला गया। खालिदा जिया को भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल भेजा गया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुए और बड़े नेताओं को देश छोड़ना पड़ा। पुलिस, अदालत और प्रशासन का इस्तेमाल विपक्ष को कमजोर करने के लिए किया गया। यह आरोप सिर्फ बीएनपी ने नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने भी लगाए। 2014 और 2018 के चुनावों में बड़े पैमाने पर धांधली के आरोप लगे। 2014 में तो बीएनपी ने चुनाव का बहिष्कार ही कर दिया, जिससे अवामी लीग ने लगभग बिना विपक्ष के संसद पर कब्जा कर लिया। लेकिन नाराजगी सिर्फ राजनीतिक दलों तक सीमित नहीं रही। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार ने आम जनता को भी आंदोलित किया। 2024 में यह गुस्सा सड़कों पर फट पड़ा। लाखों लोग विरोध प्रदर्शन में उतरे। सरकार ने इंटरनेट शटडाउन, सोशल मीडिया ब्लॉक और कर्फ्यू लगाकर जवाब दिया। लेकिन आंदोलन इतना व्यापक था कि यह बांग्लादेश की राजनीति में एक नया अध्याय खोल गया। अगर हसीना के समर्थकों से बात करें, तो वे उनकी विदेश नीति और आर्थिक प्रबंधन को सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं। उन्होंने भारत के साथ रिश्ते सुधार कर सुरक्षा, व्यापार और पानी बंटवारे के मुद्दों पर प्रगति की। वहीं चीन से अरबों डॉलर का निवेश लाकर बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स शुरू किए, जैसे पद्मा ब्रिज, मेट्रो रेल और गहरे पानी के बंदरगाह। गारमेंट इंडस्ट्री, जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, में उन्होंने नीतिगत सुधार कर एक्सपोर्ट को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा दिया। जीडीपी 6 से 8% की दर से बढ़ती रही और गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या करोड़ों में कम हुई। डिजिटल बांग्लादेश प्रोग्राम ने इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी में जबरदस्त उछाल लाया। लेकिन इस विकास की एक कीमत भी थी। आलोचकों के अनुसार बड़े प्रोजेक्ट्स में भ्रष्टाचार और विदेशी कर्ज का बोझ बढ़ा।
अमीर गरीब की खाई चौड़ी हुई और ग्रामीण इलाकों में कई लोग इस विकास से अछूते रह गए। भारत और चीन जैसे पड़ोसी देशों के साथ करीबी रिश्तों ने बांग्लादेश की कूटनीतिक स्वतंत्रता पर भी सवाल खड़े किए। लोकतंत्र का असली पैमाना सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि स्वतंत्र प्रेस और नागरिक समाज है। लेकिन हसीना के कार्यकाल में यह दोनों बुरी तरह कमजोर हो गए। 2018 में लाया गया डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट डीएसए साइबर अपराध रोकने के नाम पर आया था, लेकिन इसका इस्तेमाल सरकार की आलोचना करने वालों पर केस चलाने के लिए किया गया। पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया, कई को महीनों तक बिना मुकदमे के जेल में रखा गया, कुछ रहस्यमयी परिस्थितियों में मारे भी गए। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार 2023 में बांग्लादेश 162वें स्थान पर पहुंच गया, यानी प्रेस की आज़ादी में यह लगभग सबसे नीचे था। एनजीओज पर भी सख्त पाबंदियां लगी, खासकर वे जो मानवाधिकार या सरकारी नीतियों पर सवाल उठाते थे। सोशल मीडिया, जो एक समय विपक्ष की ताकत था, सरकार समर्थक ट्रोल आर्मी और फेक न्यूज़ के जाल में बदल गया। इंटरनेट ब्लॉकेज और सोशल मीडिया बैन विरोध प्रदर्शनों के समय आम हो गए। नतीजा यह कि जनता तक वही खबर पहुंची जो सत्ता चाहती थी। शेख हसीना का कार्यकाल बांग्लादेश को एक अजीब दुविधा में छोड़ गया है। एक तरफ वह देश की विकास की आर्किटेक्ट है, जिन्होंने गरीबी घटाई, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा और बांग्लादेश को वैश्विक मंच पर मजबूत किया। दूसरी तरफ वह लोकतंत्र की दुश्मन भी कहलाती है, जिन्होंने विपक्ष को खत्म किया, प्रेस को चुप कराया और सत्ता को अपने हाथों में केंद्रीकृत कर लिया। 2024 के आंदोलन के बाद सवाल यही है, क्या बांग्लादेश विकास और लोकतंत्र दोनों को साथ लेकर चल पाएगा, या फिर एक बार फिर वही केंद्रीकरण लौट आएगा? भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि नए नेता, जनता और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किस राह पर चलते हैं, स्थिर लेकिन सीमित स्वतंत्रता वाली, या जोखिम भरी लेकिन सच्ची लोकतांत्रिक राह। 2009 में जब शेख हसीना ने प्रधानमंत्री का पद संभाला, तब बांग्लादेश एक कठिन दौर से गुजर रहा था। राजनीतिक अस्थिरता, पिछली सरकारों की भ्रष्टाचार की कहानियां और बढ़ती गरीबी ने जनता को एक ऐसे नेतृत्व की तलाश में डाल दिया था जो स्थिरता और विकास दे सके। हसीना ने अपने पहले ही कार्यकाल में खुद को डेवलपमेंट ओरिएंटेड लीडर के रूप में प्रोजेक्ट किया। पुल, हाईवे, बिजली परियोजनाएं और डिजिटल कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देकर उन्होंने जनता में यह धारणा मजबूत की कि वे देश को आर्थिक रूप से ऊपर उठा सकती हैं। पैडमा ब्रिज जैसे प्रोजेक्ट सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, बल्कि राजनीतिक प्रतीक भी थे, यह दिखाने के लिए कि देखो, मैं वो कर सकती हूं जो कोई और नहीं कर पाया। लेकिन इसी समय एक दूसरा, कम दिखाई देने वाला लेकिन बेहद अहम बदलाव हो रहा था, सत्ता का केंद्रीकरण। आर्टिकल 70 जैसे कानून, जो सांसदों को अपनी पार्टी लाइन से अलग वोट करने पर अयोग्य घोषित कर देता था, ने संसद को सिर्फ सरकार की हाँ में हाँ मिलाने वाली मशीन बना दिया। विपक्ष धीरे धीरे किनारे होता गया और चुनावों में धांधली, धमकी और हिंसा बढ़ने लगी। 2014 का चुनाव, जिसमें बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, ने बहिष्कार किया था, देश के लोकतांत्रिक ढांचे पर गहरी चोट थी। अधिकतर सीटें बिना मुकाबले जीत ली गईं। इसके बाद 2018 का चुनाव तो और भी विवादास्पद रहा। विपक्ष ने आरोप लगाया कि वोटिंग से पहले ही बड़े पैमाने पर बैलेट बॉक्स भर दिए गए थे। कई अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों ने भी माना कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं थे। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का समीकरण हसीना के पक्ष में काम करता रहा। भारत ने उन्हें एक स्थिर और सहयोगी पड़ोसी के रूप में देखा। चीन ने निवेश और व्यापार के लिए उनका साथ दिया और पश्चिमी देशों ने गारमेंट इंडस्ट्री और स्ट्रैटेजिक लोकेशन के कारण बड़े टकराव से बचना चुना। इस बीच आंतरिक मोर्चे पर रैपिड एक्शन बटालियन (आरबीए) और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फोर्सेज इंटेलिजेंस (डीजेएफआई) जैसे सुरक्षा तंत्रों ने एक खामोश आतंक फैला रखा था। ऐनाघार जैसे गुप्त हिरासत केंद्रों की कहानियां, जहां कथित अपराधियों, राजनीतिक विरोधियों और पत्रकारों को महीनों सालों तक बिना मुकदमे के रखा जाता था, मानवाधिकार हनन का प्रतीक बन गई। ह्यूमन राइट्स वॉच,
और एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स में साफ लिखा गया कि एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स और इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस को सत्ता का औजार बना दिया गया था। 2018 के बाद डिजिटल सेंसरशिप और बढ़ी। डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट का इस्तेमाल सोशल मीडिया पोस्ट से लेकर न्यूज़ आर्टिकल्स तक हर असहमति को दबाने में हुआ। पत्रकारों पर झूठे मुकदमे, छात्रों की गिरफ्तारी और विश्वविद्यालय परिसरों में सरकारी छात्र संगठनों का कब्जा, ये सब मिलकर जनता में डर का माहौल बना रहे थे। इतने वर्षों के दबाव के बाद चिंगारी लगी एक दिखने में मामूली मुद्दे से। सरकारी नौकरियों में क्वाटा सिस्टम के खिलाफ छात्र विरोध। शुरुआत में यह एक शांतिपूर्ण आंदोलन था, लेकिन जैसे ही पुलिस और सरकारी समर्थक संगठनों ने हिंसक दमन किया, ये मुद्दा सिर्फ कोटा रिफॉर्म का नहीं, बल्कि लोकतंत्र की वापसी का बन गया। सोशल मीडिया पर लाखों पोस्ट, लाइव स्ट्रीम्स और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की कवरेज ने आग को और फैलाया। विरोध इतने व्यापक हो गए कि सरकारी तंत्र भी उन्हें दबा नहीं पाया। आखिरकार 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना देश छोड़कर भाग गईं। उनके जाते ही राजनीतिक शक्ति का शून्य बना, जिसे भरने के लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट का गठन हुआ, जिसकी अगुवाई नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने की। ये एक ऐतिहासिक मोड़ था, क्योंकि पहली बार देश के इतिहास में सत्ता किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में आई जो पारंपरिक राजनीति का हिस्सा नहीं था। यूनुस सरकार ने आते ही बड़े वादे किए, स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन, प्रेस की आज़ादी की बहाली और संवैधानिक सुधार। लेकिन हकीकत जल्दी सामने आ गई। पिछले 15 साल में लोकतांत्रिक संस्थाओं को इतना कमज़ोर कर दिया गया था कि उन्हें दोबारा खड़ा करना आसान नहीं था। मीडिया में अभी भी सरकारी प्रभाव और आत्म सेंसरशिप मौजूद है। ग्रामीण इलाकों में राजनीतिक हिंसा जारी है। साथ ही अल्पसंख्यक समुदाय, खास तौर पर हिंदू, नए दौर में भी हमलों का सामना कर रहे हैं। राजनीतिक ध्रुवीकरण इतना गहरा है कि अवामी लीग के समर्थक और बीएनपी या नए उभरते दलों के समर्थक आपस में सहयोग करने को तैयार नहीं। न्याय व्यवस्था धीमी है और पुराने मामलों की सुनवाई में देरी हो रही है। क्या बांग्लादेश एक स्थिर लोकतंत्र की राह पकड़ पाएगा, या फिर सत्ता फिर से किसी एक नेता या पार्टी के हाथों में सिमट जाएगी? इतिहास बताता है कि बांग्लादेश में सत्ता का केंद्रीकरण और लोकतांत्रिक गिरावट नई बात नहीं है। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान के समय भी एक पार्टी शासन लागू किया गया था। यही डर आज भी है कि अगर संस्थाओं को मजबूत नहीं किया गया, तो नया नेता भी पुराने पैटर्न पर चल पड़ेगा। सच्चाई यह है कि विकास और लोकतंत्र दोनों को साथ लेकर चलना कठिन लेकिन जरूरी है। अगर जनता की आवाज दबती रही और विपक्ष को बराबरी का मौका नहीं मिला, तो आर्थिक प्रगति भी टिकाऊ नहीं रह पाएगी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भी भूमिका अहम होगी। अगर वे सिर्फ अपने सामरिक हित देखें और लोकतांत्रिक सुधारों पर दबाव न डालें, तो यह बदलाव अधूरा रह जाएगा।